अखलाक ही जिम्मेदार है अपनी हत्या के लिए। अखलाक ही जिम्मेदार है अपनी हत्या के लिए। उसे मालूम होना चाहिए था कि यह 2015 का भारत है और वह एक मुसलमान है। उसे पता होना चाहिए था कि दादरी और मुजफ्फरनगर में दूरी ज्यादा नहीं है। उसे पता होना चाहिए था कि उसे कुछ हो हवा गया तो एक गवाह भी मुश्किल से मिलेगा। ताज्जुब है, उसे इतनी मामूली बात भी मालूम नहीं थी। उसे पता होना चाहिए था कि उसके घर के फ्रिज में रखा मांस कभी भी गोमांस घोषित हो सकता है। उसका बेटा कभी भी लब जिहादी बताया जा सकता है। उसे ज्ञात होना चाहिए था कि किसी मुसलमान के बेटे का एयरफोर्स में भर्ती होना उसके देश प्रेम का प्रमाण नहीं। उसे मालूम होना चाहिए था कि उसे मुसलमानों के अलावा किसी और से झगड़ा मोल लेने का हक नहीं। उसे पता होना चाहिए था कि उसके भाई, उसके बेटे की साइकिल कभी भी किसी हिंदू से टकरा सकती है, जो गोहत्या से भी बड़ा गुनाह है। उसने कैसे सोच लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। उसे वंदे मातरम गाते हुए मारे जाने के लिए रेडी रहना चाहिए था। उसे वंदे मातरम गाते हुए मारे जाने के लिए रेडी रहना चाहिए था। इतना अज्ञानी था वह। फिर भी देखो, किसी ने मारा नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट तो खैर हिंदुओं के देश में हिंदुओं के भी हो जाते हैं। उसे खुदा पर इतना यकीन होना चाहिए था, उसे खुदा पर इतना यकीन होना चाहिए था कि वह जो भी करेगा अच्छा करेगा। उसे कोई हिंदू उसे मारेगा तो भी उसका भला करेगा। कोई हिंदू उसे मारेगा तो भी उसका भला करेगा। राम ने रावण को मारकर यही किया था। फिर भी अखलाक की मौत उतनी दुखद तो है, फिर भी अखलाक की मौत उतनी दुखद तो है जितनी कुत्ते के पिल्ले की मौत होती है। फिर भी चलिए 2 मिनट का मौन रखने में खास हर्ज भी नहीं है। अखलाक की जिस ढंग से हत्या हुई, मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ, बहुत चर्चित वो घटना है। उसी को विष्णु नागर एक कवि, कहानीकार, पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी भाषा में कविता की शक्ल में पिरोया है। हम लोगों से 15, 16, 14 साल सीनियर हैं विष्णु नागर। दिल्ली में रहते हैं, कई अखबारों में ऊंचे ओहदों पर रहे हैं, अच्छे संवेदनशील कहानीकार हैं, कवि हैं। बहुत सारी कविताओं के संग्रह, कहानियों के संग्रह उनके प्रकाशित हैं। और अभी उन्होंने मेरे पास कुछ दिन पहले भेजी थी, एक उनकी कविता संग्रह आई है, ऐसा मैं हिंदू हूं, और संभावना प्रकाशन ने यह कविता संग्रह छापी है। इसमें विष्णु नागर जी की कविताएं हैं। नंबर कविता के नहीं लिखे हैं इसलिए मैं गिन नहीं पाऊंगा, लेकिन विष्णु नागर जी की ऐसी लगता है 40-50 छोटी कविताएं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। और उन कविताओं में आज की जो परिस्थिति है देश में, आज का जो माहौल है, मुसलमानों के प्रति नफरत, हिंदू मुस्लिम के बीच एक विभाजनकारी राजनीति, जहर एक दूसरे के जहन में पैबस्त करने वाला सियासी पैतरा, देश में जिस तरह से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, 140 करोड़ का जिक्र बार बार करने वाले प्रधानमंत्री किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उन सब को अलग अलग ढंग से कविताओं में पिरोया है। कुछ घटनाओं का पर भी कविता है और कुछ और मुद्दों पर भी कविता है। तो एक कविता अखलाक पर। और जब मैं ये कविता संग्रह पढ़ रहा था, पहली बार जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, पहली बार किसी कवि का कोई कविता संग्रह या किसी की कविता पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि मैं जब इनकी कुछ कविताएं मैंने पढ़ी, जैसे एक कविता है दो मोदी, एक कविता है मोदी पर और नरेंद्र मोदी पर, एक गाय, एक हिंदू, जब ये कविताएं मैंने पढ़ी तो बहुत देर तक मैं सोचता रहा। एक कवि जो भावुक इंसान होता है, जो देश प्रदेश परिवेश की घटनाओं से बहुत प्रभावित होता है, बेचैन होता है, तो उसकी भाषा, एक कवि की भाषा कविता की शक्ल में कैसे पिरोकर कवि अपनी भावनाओं को लिखता है, तो उसी की तस्दीक करते हुए कविताएं। कुछ बात करूं उससे पहले, एक कविता और है जो दो मोदी, इनकी एक कविता है जिसका नाम है दो मोदी। पहले मैं वो कविता सुनाता हूं, गौर से सुनिएगा। और देश में क्या चल रहा है आपको पता है, किस तरह से ज्ञानवापी से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो संभल में 5 युवकों की मौत, उसके बाद
अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर बवाल, उसके बाद बदायूं की किसी मस्जिद को लेकर बवाल, और उसके बाद अभी आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ नहीं जानते हैं। और देश में क्या हो रहा है, कितना अनरेस्ट है, कितनी बेचैनी है कि एक सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, कल मैंने वीडियो किया था उस पर, देश के हालात पर बात करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरह से फैसले दिए और उसके बाद जो देश अंजाम भुगत रहा है उसका जिक्र करते हुए रो पड़े थे दुष्यंत दवे। तो एक संवेदनशील इंसान ऐसे ही बेचैन और परेशान होता है, उसकी भावनाएं अलग अलग तरीकों से व्यक्त होती है। जैसे दुष्यंत दवे इंटरव्यू के दौरान रो पड़े, हम सब लोग बेचैन होते हैं अपने दोस्तों के बीच बात करते हुए, अपने क्लोज सर्कल में बात करते हुए, अपनी बेचैनियों का इजहार अपने अपने ढंग से करते हैं। कई बार वीडियो में वो करता हूँ, लेकिन एक कवि क्या करेगा, वो कविता लिखेगा, एक कहानीकार क्या करेगा, कहानी लिखेगा। हालांकि इस दौर में बहुत सारे कवि, बहुत सारे कहानीकार, बहुत सारे साहित्यकार सत्ता के लिए मुनादी ब्रिगेड में शामिल हो चुके हैं और वो एक तरह से सत्ता को खुश करने के लिए एक बड़े उस नैरेटिव के तहत बीजेपी और संघ के साथ कदम ताल करते हुए लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा को गिरवी रख दिया है सत्ता के दरबार में। बहरहाल, एक कविता है विष्णु नागर की, दो मोदी। हालांकि ऐसा मैं हिंदू हूं ये बहुत अहम है, ये कविता भी मैं आपको सुनाऊंगा। और हिंदू होने का धर्म, एक प्रभाष जोशी जी ने बहुत लंबा लेख लिखा था और उनके लेखों का एक संग्रह है हिंदू होने का धर्म। उसके कुछ हिस्से मैं कई बार अलग अलग समय में वीडियो में मैंने कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर इसमें दो कविता दिख रहे, दो मोदी और एक नाम काम धाम। पहले बल्कि नाम काम धाम आपको सुनाता हूं। कविता का नाम है नाम काम धाम। आपका नाम नरेंद्र मोदी, पिता का नाम नरेंद्र मोदी, माता का नाम नरेंद्र मोदी, आपका काम नरेंद्र मोदी, आपका पता नरेंद्र मोदी, आपकी डिग्री नरेंद्र मोदी, आपका पद नरेंद्र मोदी, आपकी विशेषज्ञता नरेंद्र मोदी, आपकी राष्ट्रीयता कहा ना कितनी बार कहें, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया। जैसे कहते हैं ना, एको हम द्वितीयो नास्ति, मोदी नाम केवलम, जो भी हैं मोदी हैं। जैसे हम लोग बचपन में दीवारों पर सूक्ति वाक्य मंदिरों में कई जगह लिखा होता था, भगवान की व्याख्या करते हुए, मैं सब में हूं सब मुझ में है। तो उसी तरह से मोदी की व्याख्या इन्होंने कविता में की है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ मोदी है, राष्ट्रीयता मोदी है, यही कहा जाता है। मोदी ही देश है, मोदी ही संविधान है, मोदी ही सब कुछ है। तो विष्णु नागर ने मोदी पर एक ये कविता लिखी है। उसके बाद एक कविता इनकी दो मोदी। अब सुनिएगा इस कविता को। दो मोदी। एक मोदी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, एक मोदी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, एक मूंगफली, चने, बीड़ी, सिगरेट बेचता है, एक मां के पैर छूने की फोटो खिंचवाता है, एक को बीमार मां की टट्टी पेशाब साफ करके इसका फोटो खिंचवाने का सपना तक नहीं आया, एक ने पत्नी को छोड़ रखा है, एक की 3 लड़कियां 2 लड़के हैं, एक लड़की बर्तन मांजने जाती है, एक लड़का दिहाड़ी मजदूर है, एक चाय वाले के यहां कप प्लेट धोता है, एक गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं, धीरे से कहता है मतलब मुसलमानों से नफरत करता हूं। यह किस मोदी के लिए कहा जा रहा, आप समझ सकते हैं। एक को यह बताते हुए शर्म आती है कि उसका नाम क्या है, एक को बकने से फुर्सत नहीं, एक की बड़ी गृहस्थी है, आमदनी कम है, किसी दिन पति पत्नी दोनों भूखे सो जाते हैं, किसी दिन दोनों मिलकर एक रोटी खाते हैं, एक कौर पति पत्नी को खिलाता है, एक कौर पत्नी पति को खिलाती है। दो मोदी। इनके प्रेम के किस्से इतने मशहूर हैं कि दूसरे मोदी को लगता है यही असली खतरा है, ये मोदी पर है। ऐसे ही इनकी कविता एक है जो कितना मैं हिंदू और गाय और हत्यारे, ये भी सुनिए। यही तो हो रहा है ना देश में। हिंदुत्ववादी ब्रिगेड गांव गांव, शहर शहर, जिले जिले में उगाए कुकुरमुत्ते की तरह ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन जो हमारे धर्म के ठेकेदार बने, स्वयंभू ठेकेदार, और वो धर्म ध्वजाधारी बनकर सत्ता के संरक्षण में हर वो कांड, हर वो
धत्कर्म करते हैं जो कानूनी तौर पर अपराध है और जिसके बदले उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निजाम, सत्ता, सरकार किसकी है आप जानते हैं, इसलिए संरक्षण जब हो, कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। उन्हें किसी बात का डर नहीं है। उन्हें पता है कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। देश में बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, 80-20 के नारे बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ कपड़ों से पहचाने जाते हैं और बेटी रोटी और माटी छीन लेंगे कहते हुए मुसलमानों को टारगेट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, घुसपैठी और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी, और इन सब के बीच देश भर में मस्जिदों, मीनारों और दरगाहों के नीचे मंदिर के अवशेष और शिवलिंग और मूर्तियां खोजने का सिलसिला। तो कोई भी बेचैन होता है, लेकिन बेचैन होने के लिए आपके भीतर संवेदना होनी चाहिए। आपके भीतर संवैधानिक मूल्यों को समझने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। आपके भीतर एक नागरिक होने के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों पर अमल करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो मानसिकता होनी चाहिए, तब आप बेचैन होंगे। वरना तो आप हो हल्ला ब्रिगेड में शामिल हो सकते हैं। क्या पता कल आपके किसी मोहल्ले में, आपके शहर में पता चले कि ये जो पुराना टॉम दिख रहा है, गुंबद, या ये जो मजार दिख रही है, या ये जो कोई बुलंद दरवाजा दिख रहा है, कहीं भी किसी भी शहर में, सैकड़ों शहर हैं इस देश में जहां ऐसे 500 साल, 200 साल, 300 साल पहले की इमारतें, खंडहर, मीनार और बहुत कुछ दरवाजे हैं। कल को आप कोई भी अपने मोहल्ले में और शहर में, या कोई आपके यहाँ का कोई हिंदुत्ववादी ब्रिगेड करेगा, ये जो दरवाजा है जो पता नहीं कब से है, खंडहर हो चुका, इसके नीचे मूर्तियां हो सकती, इसकी खुदाई होनी चाहिए। और उसके बाद वो सिलसिला जो देश में चल पड़ा है, वो आप भी उस खुदाई ब्रिगेड में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल, तो मैं इस चिंता में शरीक हूं जो एक कवि की चिंता है। कितना मैं हिंदू हूं? सवाल पूछा है किसी ने, आप कितने हिंदू हो? सवाल पूछा है किसी ने, आप कितने हिंदू हो? मैंने कहा, मंदिर में रखी मूर्ति जितनी हिंदू होती है उतना हिंदू। मैंने कहा, मंदिर में रखी मूर्ति जितनी हिंदू होती है उतना हिंदू हूं। मंदिर में चढ़ने वाला नारियल जितना हिंदू होता है उतना हिंदू। भोग में चढ़ने वाली खीर, बर्फी, पेड़ा, बल्कि चने और गुड़ जितना भी हिंदू हूं। और हां, गाय जितना हिंदू तो हो ही, पीपल और वटवृक्ष जितना हिंदू भी हूं। हिंदू होने की यही व्याख्या है अपने अपने ढंग से। हिंदू होने का वो मतलब नहीं है जो उग्रता लेकर, जो माथे पर त्रिपुंड लगाकर, भगवा वस्त्र धारण करके और एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए मार काट हर तरह की बातें करते हैं, ऐलान करते हैं। क्या करते हैं सब हम हेट स्पीच की शक्ल में बीते 5-7 सालों में बहुत बार देख चुके हैं। और भी बताऊं, लक्ष्मी के वाहन जितना हिंदू और 4 खाने के कपड़े से बनी कबीज जितना भी हूं। मैं सवाल पूछने वाला ऐसा हिंदू हूं, मैं सवाल पूछने वाला ऐसा हिंदू हूं जो मुसलमान भी है। मैं उतना हिंदू हूं जितना हर मुसलमान हिंदू होता है। मैं चींटी जितना हिंदू तो हूं ही, मच्छर जितना हिंदू भी हूं। मैं ऐसा हिंदू हूं जो किसी की जात धर्म चुपके से जानने की कोशिश नहीं करता। मैं ऐसा हिंदू हूं जो किसी की जात धर्म चुपके से जानने की कोशिश नहीं करता। मैं इतना ज्यादा हिंदू हूं कि भूल जाता हूं कि मैं क्या हूं। मैं इतना ज्यादा हिंदू हूं कि मैं भूल जाता हूं कि मैं क्या हूं। भैंस पानी में जाकर जितनी हिंदू हो जाती है उतना हिंदू हूं, बाकी जो हूं सो तो हूं। ये एक हिंदू होने पर उनकी कविता है, ऐसा मैं हिंदू हूं। तो उसी में अंदर में कविता है, कितना मैं हिंदू हूं। गाय और हत्यारे, गाय को लेकर, गो हत्या को लेकर लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं, गोमांस के नाम पर। बहुत बार पता चला कि जांच में कोई गोमांस था नहीं, लेकिन मार पिटाई कुटाई सब कुछ हो गया, और बाद में अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि जांच के बाद पता चला गोमांस नहीं था उसके घर में या कहीं भी। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ट्रेन से लेकर अखलाक का तो जिक्र किया बहुत। और ये एक उत्पाती ब्रिगेड हैं जिन्हें संरक्षण है, बार बार कहूंगा, जिन्हें इस बात से ताकत मिलती है कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी के मुस्लिम, सिर्फ पहचान ये होनी चाहिए कि उसके माथे पर टोपी है, दाढ़ी है, उसका नाम सलमान, सलीम, अफरोज, सादाब कुछ भी है, उसके घर पर वो धावा बोल सकते हैं, छापा मार सकते हैं, ये कहते हुए कि तुम जो खा रहे हो ये गोमांस है। भले ही उस पिटाई कुटाई और सबके बाद 1 महीने बाद या 10 दिन बाद रिपोर्ट आया गोमांस नहीं था, लेकिन उसके साथ जो होना था हो गया।
ये हो रहा है देश में। बहरहाल, गाय और हत्यारे। गाय को पता नहीं कि उसके नाम पर इतने हत्यारे पैदा हो चुके हैं। गाय को पता नहीं कि उसके नाम पर इतने हत्यारे पैदा हो चुके हैं। उसे पता होता तो वह और तो क्या करती, अपने बछड़े को भूखा मारकर भी दूध देना बंद कर देती। उसे पता होता तो वह और तो क्या करती, अपने बछड़े को भूखा मारकर भी दूध देना बंद कर देती। बहुत गंभीर लाइनें हैं, दोबारा पढ़ता हूं। गाय को पता नहीं कि उसके नाम पर इतने हत्यारे पैदा हो चुके हैं। उसे पता होता तो वह और तो क्या करती, अपने बछड़े को भूखा मारकर भी दूध देना बंद कर देती, गोबर और पेशाब करना तक बंद कर देती। वह मर जाती लेकिन हत्यारों की एक न चलने देती। वह मर जाती लेकिन हत्यारों की एक न चलने देती। वह मर जाती लेकिन अपनी लाश उन्हें छूने नहीं देती। वह मर जाती लेकिन इन्हें इतनी दूर खदेड़ती कि उसे मां कहना तो दूर, जानवर कहना तक भूल जाते। यही तो गौ माता कहते हैं। गाय के करीब जाइए, एहसास कीजिए। हम लोगों ने बचपन में, हमारे परिवार में गाय पाला जाता रहा है। हमारे परिजन रिश्तेदार सब गाय दूध दूह कर लाते थे, ताजा दूध हम लोग पीते थे, और यही सोच रही है हर समय। लेकिन आज क्या हो रहा है गाय के नाम पर? और अब इसमें विस्तार में जाऊंगा तो वो दोगले चरित्र के लोग गोरक्षक के नाम पर जो कांड करते हैं, जितनी घटनाएं हुई हैं, वसूली तक करते हैं। कई बार गो तस्करों से पैसे लेते हैं। गो तस्करों से पैसे लेकर गायों को जाने देते हैं, पकड़ते उसे हैं जिन्हें उन्हें टारगेट करना होता है। ये इस पर बहुत लिखा बोला जा चुका है। मानेसर की घटनाएं हरियाणा में और जगहों पर बहुत हो चुकी। बहरहाल, तो ऐसी बहुत सारी इसमें कविताएं हैं। एक और कविता है, न्याय तो मिलेगा। एक कविता है, न्याय तो मिलेगा। गाय वाली कविता बहुत हिलाने वाली कविता है, क्योंकि गाय, हम लोग बचपन से जो चौथी, पांचवी, तीसरी क्लास में, जो प्राथमिक विद्यालय में सिलेबस में किताब में लिखा होता था, गाय हमारी माता है, बल्कि उसमें तुकबंदी कहाँ से लोगों ने जोड़ा, गाय हमारी माता है, उसको कुछ नहीं आता है, और गाय हमारी माता है पर लोग लेख लिखते थे बचपन में। तो उसी सोच के साथ ये कविता भी लिखी गई है कि गाय की प्रवृत्ति क्या होगी और गाय के नाम हिंसा करने वाले लोग कितने हिंसक होते हैं। बहरहाल, एक कविता है, न्याय तो मिलेगा। न्याय तो मिलेगा, न्याय न मिले यह आज के हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। न्याय तो मिलेगा, न्याय न मिले यह आज के हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। न्याय तो मिलेगा। बलात्कार होते हैं, होते रहेंगे। बलात्कार होते हैं, होते रहेंगे। औरतें सड़क पर नंगी दौड़ाई जाती हैं, दौड़ाई जाती रहेंगी। जो होता आया है वो होता रहेगा, मगर न्याय तो मिलेगा। बलात्कृता को भी मिलेगा, बलात्कारी को भी मिलेगा, 50-50 दोनों को मिलेगा। बहुत गंभीर बात है। जो बलात्कार की शिकार है पीड़िता, बलात्कृता को भी मिलेगा और बलात्कारी को भी मिलेगा। 50-50 दोनों को मिलेगा। बलात्कारी को 80% मिला और बाकी 20% बलात्कृता को मिला। ये जो नाइंसाफियां होती है इस दौर में, कई बार बलात्कारी छूट जाते हैं, कई बार बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण होता है। यूपी में बड़े बड़े नेताओं के नाम समय समय पर आए, कुलदीप सेंगर से लेकर, और क्या नाम बोलूं, बहुतों के नाम। उसी में आगे की लाइन है, न्याय तो मिलेगा, न्याय न मिलता तो प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री ना होते। न्याय ना मिलता तो प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री ना होते, गृह मंत्री ना होते, 11 बलात्कारियों के साथ न्याय ना कर पाते। ये जो हुआ था, बिल्किस बानो के बलात्कारियों, दरिंदों को जिस ढंग से सजा माफी नीति के तहत वक्त से पहले छोड़ दिया गया था गोधरा जेल से, जिस पर बहुत बवाल मचा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कई याचिकाएं दायर हुई और आखिरकार उन बलात्कारियों को वापस ठेलकर जेल में भेजा गया। जिस तरह से उन्हें छोड़ा गया और जब वो बाहर आए तो जिस तरह से उनका स्वागत किया गया था, फूल माला पहनाकर, मुंह मीठा कराकर, और पूरे उसके साथ जैसे बहुत बड़ा काम करके जेल से बाहर आए। और बीजेपी के विधायक, जो स्थानीय विधायक थे उस इलाके के, उन्होंने भी इस्तकबाल किया था, स्वागत किया था। उस एक तरह से उसी पर कविता है, 11 बलात्कारियों के साथ तब न्याय ना कर पाते। चूहा बिल्ली के पेट में जा चुका है,
चूहा बिल्ली के पेट में जा चुका है, न्याय तो उसे भी मिलेगा और बिल्ली को तो मिलेगा ही। चूहा बिल्ली के पेट में जा चुका है, न्याय तो उसे भी मिलेगा और बिल्ली को तो मिलेगा ही। गौर से सुनते जाइए। बस एक बार कोई आए न्याय के द्वार, एक ठो महंगा वकील लाए, बस फिर देखे चमत्कार। मिलेगा जी मिलेगा, गारंटी है प्रधानमंत्री की, न्याय तो मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। न्याय तो मिलेगा, मिलेगा जी मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, न्याय तो मिलेगा। ईश्वर भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा। और हुआ क्या था? जिस दिन गोधरा में पंचमहल जेल से, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, उन्हें 11 बलात्कारियों को, दरिंदों को छोड़ा गया था उसी सुबह आजादी के अमृत वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से झंडा फहराने के बाद जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण में नारी सम्मान की बात कर रहे थे, महिलाओं को कैसे इज्जत दें इसकी बात कर रहे थे। यहां प्रधानमंत्री कहें तो सीधे सीधे लफाजी कर रहे थे नारी सम्मान के नाम पर, और वहां उसी वक्त सुबह 7:30-8 बजे उसी वक्त उनके गृह राज्य में उनकी पार्टी की सरकार उन 11 दरिंदों को जेल से बाहर निकालकर, वहां जो लोग थे, जो हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग या उस इलाके के जो बीजेपी समर्थक लोग, वीएचपी समर्थक लोग, जो लोग भी थे, वो उन दरिंदों बलात्कारियों का मुंह मीठा करा रहे थे। तो देखिए क्या कॉन्ट्रास्ट है, प्रधानमंत्री का भाषण नारी सम्मान, और वहां बिल्किस बानो के बलात्कारी, बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे, उसकी दुधमुहा बेटी, छोटी बच्ची को भी मार देने वाले लोग, सजायाफ्ता मुजरिम जेल से छूट रहे थे। तो एक तरह से यही कहा है कि बस एक बार कोई आए न्याय के द्वार, एक ठो महंगा वकील लाए, बस फिर देखे चमत्कार। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। जैसे एक कविता है, और मैं एक दो कविता दिखाता हूं। और मैं आमतौर पर, मैंने कहा ना कि पहली बार मैं कोई कविता पढ़ रहा हूं, चूंकि कविता अपने वीडियो के लिए, अदरवाइज कविताएं मैं, जब मेरे यहाँ किताब कहानियां बहुत है तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं ये कविता, चूंकि मैं बहुत दिन से पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में इस कविता ने एक जगह बनाई, तो लगा कि ये आप तक भी पहुंचनी चाहिए, और देश में ऐसा ही माहौल है। एक कविता, कबूतर। मैं हिंदू था, मैंने कबूतर से कहा तुम मुसलमान हो। उसकी कुछ समझ में नहीं आया, बैठा रहा, हिला नहीं, उड़ा नहीं। मैंने फिर उससे कहा, सुना तुमने? मैंने क्या कहा? तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। मैंने और जोर से कहा, हिकारत से कहा, उसे पता नहीं क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, वह उड़ गया। फिर वह आया, आता रहा, मैंने कहना नहीं छोड़ा और उसने आना नहीं छोड़ा। हर कविता में बहुत गहरे संदेश छिपे हैं। नीरो का रोम, बहुत चर्चित कहानी है ना, जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। यही होता है। मणिपुर में हिंसा होती रही, सुप्रीम कोर्ट ने जब तक फटकार नहीं लगाई, तब तक आदरणीय महामना प्रधानमंत्री मोदी ने जुबान नहीं खोली। 75 दिनों बाद जुबान तब खोली जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, या तो आप एक्शन लीजिए वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आज तक मणिपुर में स्थितियां बेकाबू हैं, मुख्यमंत्री वही टिके हैं और प्रधानमंत्री आज तक वहां गए नहीं हैं। और देश भर में घूमकर लेक्चर देना, भाषण देना एक बात है, और मणिपुर में पूरी तरह से नाकाम डबल इंजन की सरकार। 1 लाख लोग लगभग विस्थापित हुए, 250 लोगों की मौतें हुई, हत्याएं हुई, बेटियों को के साथ जो घटनाएं हुई, जिस तरह से नग्न करके किसी महिला को सड़क पर दौड़ाया गया, परेड कराया गया, वो सब आप देख चुके हैं। तो कविता है नीरो का रोम। जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। तब मैंने ही कहा था, वाह वाह क्या बात है सम्राट। जब रोम जल रहा था, गरीब रोमनों को जलाकर उन्हें मशालों में तब्दील किया जा रहा था। जब रोम जल रहा था, गरीब रोमनों को जलाकर उन्हें मसालों में तब्दील किया जा रहा था, तब आंतरनाद और चीखों के बीच खाने पीने का सबसे ज्यादा आनंद मैंने ही उठाया था, जिसे 2000 साल बाद भी भूलना मुश्किल है। मैं आज भी सुन रहा हूं नीरो की बांसुरी, वही ग्लास और वही प्लेट मेरे हाथ में है। वह ऐसा ही रोशनी का प्रबंध। सम्राट ने अभी पूछा मुझसे,
सम्राट ने अभी पूछा मुझसे, कैसी चल रही है पार्टी, कैसा है प्रबंध, कुछ और पीजिए, कुछ और खाइए। नीरो मरने के लिए पैदा नहीं होते, न उसकी पार्टी में शामिल होने वाले लोग। अभी कहां जला है पूरा रोम? अभी पूरा रोम जला नहीं है। अभी तो मेरा घर भी खाक होना बाकी है। अभी तो मेरा घर भी खाक होना बाकी है। बुझती मशालों की तरह नई मशालें लाई जा रही है। यही हो रहा है देश में। सब कुछ चैन से सरकार काम कर सकती है, अपने एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर, रोजगार के एजेंडे पर, गरीबी दूर करने के एजेंडे पर, नौकरी के एजेंडे पर, महंगाई कंट्रोल करने के एजेंडे पर, सुख शांति देश में कैसे बहाल हो उसके एजेंडे पर काम कर सकती है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार के मुखिया क्या कर रहे हैं? सरकार की नाकामियों के आंकड़े क्या है और सरकार का रवैया क्या है? चुनाव में एजेंडा क्या है? भाषण क्या है? कितनी बार इस पर बात करते हैं। और अभी संरक्षण कौन दे रहा है? ये जो मंदिरों मस्जिदों के नीचे से मूर्तियां तलाशने खोदने का जो सिलसिला शुरू हुआ। रवीश ने भी एक शानदार वीडियो किया था अभी 3 दिन पहले, भारत खोदो योजना। अपने आप में वो कविता ही है, अभिव्यक्ति का एक तरीका है। तो ये है, मौका मिले तो इस किताब को पढ़िए। एक दौर की, अब चूंकि मुझे ये इतनी अच्छी लगी इसकी कविताएं, तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगा इस बहाने जो आज के दौर में देश में हो रहा है, इस बहाने आपको कुछ कविताएं सुनाई जाए। एक कविता और है, बहुत सारी कविता, कौन सा पढ़ूं कौन से छोड़ूं वाली बात है। लेकिन चलिए, बहरहाल, तो चूंकि कई कविताएं और फिर वीडियो, मुझे लगता है हमारे सहयोगी इशारा कर रहे हैं वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक आखिर में एक कविता, बलात्कारी जी। बलात्कारी जी, क्यों बलात्कारी जी, क्यों बलात्कारी जी? सब ठीक तो रहा ना, कोई समस्या तो नहीं आई, धमकाने से काम चल गया ना, सबूत तो सारे टाइम से मिटा दिए थे ना, और स्वजातीय मुख्यमंत्री, मंत्री भी, एसपी, कलेक्टर, सब ने भरपूर सहायता की थी ना। एमएलए, एमपी, सरपंच जी का सहयोग तो रहा ही होगा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जिस 10 साल की बच्ची से तुमने बलात्कार किया था और उसके बाद 70 साल की मां से, वह तो पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही किया होगा। बहुत मारक है, बहुत तंज है। धर्म, जाति, भाई बहनों को निमंत्रण तो भेजा होगा ना, धर्म, जाति, भाई बहनों को निमंत्रण तो भेजा होगा ना, कि ईश्वर की असीम कृपा से मुझे बलात्कार करने का सुअवसर दिनांक फला फला को प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर मम्मी पापा की ओर से आप रात्रि भोज पर आमंत्रित हैं। कृपया अपने साथ कोई तोहफा न लाएं, मम्मी पापा को संकोच में न डालें। हाँ तो जिसने बलात्कार किया था, हाँ तो जिससे बलात्कार किया था, उसकी गोत्र, जाति, कुल, वंश, पारिवारिक पृष्ठभूमि सब ठीक से पता कर ली थी ना। धर्म, जाति का भी ख्याल रखा होगा, उसका इधर उधर कोई चक्कर तो नहीं था, नीची जाति की तो नहीं थी ना। गोरी, सांवली, मोटी, पतली, उसका कद, शिक्षा सब देखी होगी। कन्या या वो भी, जो भी वो रही होगी, गृह कार्य में उसकी दक्षता भी देखी होगी। आजकल लोग किसी कूड़ा बीनने वाले से या दलित लड़की से ऐसा भी कर लेते हैं, जाति, धर्म, स्वच्छता कुछ नहीं देखते। हमें तो ऐसों से घिन आती है। वैसे तुम अपने समाज के प्रतिष्ठित परिवार से तो धार्मिक हो, जाति, कुल, वंश सब में श्रेष्ठ हो, तुम ऐसी भूल कर भी नहीं कर सकते। चलो अब ठीक से सब संपन्न हो गया, और अब विवाह जब करो, इसी तरह से सोच समझ कर देखभाल करना। और सुनो, पहले तुमने जिन्हें रात्रि भोज पर बुलाया था, उन्हें किसी भी कीमत पर मत भूलना। हाँ, हम भी आएंगे, पहले बुलाते तो पहले भी आ जाते। मंत्रियों, विधायक, कलेक्टर सबको आमंत्रण देना। 500 का नहीं तो 100 का लिफाफा तो पकड़ा ही जाएंगे। हाँ, सबके साथ फोटो ज़रूर खिंचवाना, वीडियो बनवाना मत भूलना, सबका आशीर्वाद लेना। और सुनो, आएँ ना आएँ, लिफाफा भेजें ना भेजें, दिल्ली वालों को मत भूलना, इनका आशीर्वाद तो है, सब शुभ ही शुभ होता है। बहरहाल, बहुत सारी कविताएं, और एकदम अगर गौर से पढ़ें, उनके शाब्दिक अर्थ को समझें, बारीकी से उन कविताओं की पंक्तियों पर चिंतन करें, तो एक बेचैनी का समंदर आपके भीतर भी उठेगा।
जो लिखते वक्त विष्णु नागर जो कवि हृदय हैं उनके भीतर उठा होगा। तो विष्णु नागर जी, बहुत शुक्रिया, इस तरह की कविता भेजी आपने, कविताओं की किताब भेजी और एक तरह से कहें बहुत समृद्ध किया, और इस बहाने मुझे बहुत कुछ एक कवि के मन में क्या चल रहा है उसको भी समझने का मौका मिला, और देश काल परिस्थिति को एक कवि किस तरह से देखता है वो मैंने कविता के शक्ल में देखा और समझा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, कुछ लेखकों से बातचीत, कुछ किताबों पर बातचीत। तो जल्द ही कुछ दिन पहले मैंने नीरजा चौधरी से बात की थी, अभी राजदीप सरदेसाई की किताब आई है, उस पर बात करने वाला हूँ, और ये सिलसिला समय समय पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मुमकिन हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुमकिन हो तो ज्वाइन कीजिए, नहीं मुमकिन हो तो देखते रहिए। नमस्कार।